हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स या आकार की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि जब भी निषेचन होता है तो अंडाणु शुक्राणु के मिलने से युग्मनज बनता है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन या जिसे हम विदलन विभाजन कहते हैं, उसके फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इस ब्लास्टुला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये कोशिकाएं स्पष्ट अलग अलग सतह या परतों के रूप में व्यवस्थित नहीं होती है। तो इसके पश्चात जो अवस्था आती है जिसे हम गैस्टुला अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में कोशिकाएं अपने आप को अलग अलग परतों में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन 3 परतों में व्यवस्थित कर लेती हैं और इस पूरे प्रक्रम को हम गैस्टुला भवन या गैस्टुलेशन भी कहते हैं। अर्थात कोशिकाओं के गुच्छे से अलग अलग परतों का निर्माण ये गैस्टुला भवन में होता है। तो इस प्रकार की परतों को बनाने के लिए या अलग अलग लेयर्स बनाने के लिए कोशिकाओं के आकार में, उनकी संरचना में और उनकी संख्या में बदलाव होता है और साथ ही साथ उनकी स्थिति या उनकी हम जिसे हम पोजीशन कह सकते हैं उसमें भी बदलाव होता है। कोशिकाएं भ्रूण में या ब्लास्टुला में जिस स्थान पे होती है उस स्थान से किसी नए जगह पे, नई पोजीशन पे जाकर अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है और जो भी उससे अंग बनने वाला है उसको आगे जाकर फ्यूचर में उसका निर्माण करती है। तो इसी कारण हम इसको मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि आगे जाके ये अलग अलग प्रकार के अंगों का, अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करेंगी, अपने फ्यूचर पोजीशन पे कोशिकाएं पहुंच जाती है। गैस्टुला भवन की अवस्था में जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं या आकारिकी गतिविधियां हैं, उसके फलस्वरूप 3 अलग अलग लेयर्स बनती हैं। सबसे बाहरी एक्टोडर्म, बीच वाली, मध्य वाली मेसोडर्म और सबसे अंदर भीतरी एंडोडर्म। इन तीनों परतों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, तीनों लेयर्स के जो सेल्स हैं, उनका भविष्य अलग अलग होता है या उनसे भ्रूण के अलग अलग अंग बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कोशिकाएं किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और किस प्रकार से अलग अलग आकार ग्रहण करने में सहायता करती है। सबसे पहला मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन के अंदर एक कोशिकाओं की पूरी परत या हम कह सकते हैं कि एक लाइन में जो कोशिकाएं व्यवस्थित है वो अपने आप को अंदर की तरफ धसा लेती है या एक गर्त के समान या एक पॉकेट के समान संरचना में बदल जाती है और इसके फलस्वरूप भ्रूण में एंडोडर्म का निर्माण होता है। जैसे आप इसमें फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि कोशिकाओं की पूरी एक परत है, पूरी लेयर है जो धीरे धीरे अंदर की तरफ धस गई है और इस तरह से धसने से एक पॉकेट का या गर्त का निर्माण हो गया। इसी को हम बोलते हैं इनवेजिनेशन। और जो कोशिकाएं अंदर चली जाती हैं वो कोशिकाएं अंत में जाकर एंडोडर्म का निर्माण करेगी, क्योंकि हमें पता है एंडोडर्म हमेशा भीतर की ओर पाया जाता है। दूसरा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है इनग्रेशन। इनग्रेशन की मुख्य घटना ये है कि जो कोशिकाओं की परत होती है उनमें से कुछ कोशिकाओं का स्वभाव, आकार और स्थान बदल जाता है और फलस्वरूप ये कोशिकाएं अपनी वास्तविक परत से डिटैच होकर या उससे अलग होकर भ्रूण के भीतर की ओर मूव कर जाती हैं। इस प्रकार के मूवमेंट में कोशिकाएं शीट से अलग हो जाती हैं। शीट मतलब जिस परत में वो पहले से प्रेजेंट थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूरी परत अंदर की ओर नहीं धस रही है, अंदर की ओर ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। सिर्फ कुछ कोशिकाएं अपना बिहेवियर चेंज कर लेती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और ये अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोशिकाएँ मेसेनकाइम प्रकार की हो जाती हैं और अंदर की तरफ इनग्रेस करने के बाद में अपना स्थान ले लेती हैं। कॉर्डेट प्राणियों में इनग्रेशन के फलस्वरूप हमेशा मेसोडर्म परत का निर्माण होता है। इसके पश्चात थर्ड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि कोशिकाओं का एक जो स्तर है, कोशिकाएं जो एक सीरीज़ में प्रेजेंट हैं, वो भीतर की तरफ रोल करने लगती है, अंदर की तरफ मुड़ने लगती है किसी एक विशेष स्थान से। इस प्रकार का मूवमेंट अलग अलग
मेसोडर्म और एंडोडर्म की अलग अलग परतों को बनाने के लिए होता है, और सरफेस भ्रूण के ऊपर या ब्लास्टुला के ऊपर जो कोशिकाएं प्रेजेंट हैं वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है, अंदर की तरफ पहुंच जाती है। इस जब भी हम देखते हैं कि कोशिकाएं आकार की गतिविधियां दर्शा रही हैं, जिसे हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं, तो इस प्रकार की गतियां जब कोशिकाएं दर्शाती है तो इनका व्यवहार भी बदलता है, इनका आपस में चिपकने की प्रवृत्ति या आसंजन भी बदल जाता है, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान गति करने में सक्षम हो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है एपीबोली। एपीबोली में मुख्यतः यह जो गतिविधियां हैं ये मुख्यतः जो एपिथीलियल कोशिकाएं हैं उनके द्वारा दर्शाई जाती हैं, और इस प्रकार की गतिविधियों में कोशिकाएं जो सतह पर पाई जाती हैं भ्रूण के या ब्लास्टुला के, उसमें लगातार विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है। ये कोशिकाएं संख्या बढ़ने के साथ साथ आसपास की तरफ फैलने लगती है और स्प्रेड होने के साथ साथ में इनमें चपटापन आता जाता है। जो कोशिकाएं पहले बड़े आकार की थी वो साथ चपटी होती जाती हैं और आसपास की जो भी कोशिकाएं हैं उनके ऊपर एक तरह से फैल जाती हैं, उनके ऊपर एक आवरण की तरह उनको कवर कर लेती है। तो इस प्रकार की गतिविधियों से हमेशा भ्रूण की ऊपरी सतह बनती है, बाकी सतह को ढक लेगी और सिर्फ बाह्य एरिया बनता है, जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर, या इसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन में मुख्यतः दो अलग अलग कोशिकाओं की परतें हैं, दो अलग अलग पंक्तियां होती हैं, और ये पंक्तियां, इन पंक्तियों की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के बीच में समा जाती हैं, एक दूसरे के बीच में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, और फलस्वरूप दो पंक्तियों की बजाय अब ये आपस में मिलकर एक कॉमन पंक्ति या एक रो बना लेती है। इस तरह से दोनों ने इंटरकैलकेट किया। इंटरकैलकेट मतलब एक दूसरे के बीच में घुस जाना, धस जाना, और फलस्वरूप दो अलग अलग पंक्तियों से एक पंक्ति बन गई है, एक रो बन गई है जो कि उन दोनों से ज़्यादा लंबी है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरकैलेशन में दो अलग अलग लेयर्स थी सेल्स की जो एक दूसरे के बीच में समाहित हो गई है, एक दूसरे के बीच में धस गई है, अपने आप को एडजस्ट कर लिया है और फलस्वरूप एक लंबी परत बन गई है। इस प्रकार का मूवमेंट भी जब एपिथेलियल लेयर बनती है उसमें दर्शाया जाता है। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी प्रकार की हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रकार की परत को बना रहे हों या एक ही लेयर को बनाने में इस तरह की गतिविधियाँ आती हो। एक लेयर को बनाने में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का भी योगदान होता है। इसके पश्चात है कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। जिस प्रकार से हमने इंटरकैलेशन देखा है उसी प्रकार से कन्वर्जेंट एक्सटेंशन होता है, लेकिन इसमें कोशिकाओं की पंक्तियाँ अधिक होती हैं और इनका इंटरकैलकेशन या आपस में समाहित होना जो है वो किसी एक विशेष दिशा की तरफ होता है। किसी एक विशेष दिशा में अगर भ्रूण को बढ़ना है या कुछ ट्यूब बनानी है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना है, तो उस दिशा में ये कोशिकाओं की पंक्तियाँ एक दूसरे में समाहित हो जाती है, एक दूसरे के बीच में धंस जाती हैं और लंबा आकार ग्रहण करके उस तरफ फैल जाती हैं। द नेक्स्ट मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इज़ डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन में पहले से जो लेयर प्रेजेंट है या एक परत जो प्रेजेंट है उसी की कोशिकाएं विभक्त होकर या हम कह सकते हैं विभाजित होकर एक नई परत बना लेती है अपने ही नीचे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं डीलैमिनेशन में ये ऊपर की परत थी, इस परत की कोशिकाओं के विभाजित होने से बिल्कुल इसी के नीचे एक नई परत का निर्माण हो गया, जिससे कि शुरुआत में सिर्फ एक सिंगल लेयर थी और अब इसमें 2 लेयर्स बन गई है। तो ये हमेशा देखने वाली बात है। गैस्ट्रुलेशन जब भी होता है उसमें परतें भ्रूण में बढ़ जाती हैं, अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं और उन लेयर्स का अपना एक विशेष काम होता है इस भ्रूण के अंदर। यहाँ शॉर्ट में बाकी सारी जो भी हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं उनके बारे में दिखाया गया। जैसे ये इनवेजिनेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर की जो सेल्स हैं वो अंदर धंस गई है एक गर्त या पॉकेट के रूप में और ये कोशिकाएं एंडोडर्म बनाएगी। ऐसे ही अब आप यहाँ देख सकते हैं इनवॉल्यूशन। सेकेंड में इनवॉल्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि किसी एक स्थान से जो शीट है वो अंदर की तरफ रोल करती है, तो ये पूरी की पूरी जो बाहरी शीट है वो यहाँ से ब्लास्टोपोर से अंदर की तरफ रोल करने लगी है। अंदर जाके ये मेसोडर्म या एंडोडर्म कुछ भी बना सकती है, किसी में भी इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। देन थर्ड इज़ इनग्रेशन।
बाहर की जो कोशिकाएं थी, इन बाहर की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं की प्रवृत्ति बदल जाती है, इनका आसंजन या चिपकने की जो भी गुण है वो बदल जाते हैं और ये बाह्य परत से अपने आप को अलग करके भीतर की ओर मूव कर जाती है और भीतर किसी विशेष स्थान पे अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है और मेसोडर्म बनाती है। डीलैमिनेशन जैसे हमने अभी पढ़ा, एक परत के स्प्लिट होने से या एक परत पूरी लंबी परत के विभाजित होने से नई परत का बनना डीलैमिनेशन कहलाता है। एपिबोली, एपिबोली यहाँ देख सकते हैं, जो ऊपर की परत है, ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, लगातार उसमें विभाजन होगा, ये चपटी होती जाएंगी और पूरी तरफ से भ्रूण को घेर लेती हैं। तो ये है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, जिसके द्वारा ब्लास्टुला अवस्था, जो सिर्फ कोशिकाओं का गुच्छा या कोशिकाओं का समूह होता है, उससे गैस्टुला अवस्था बन जाती है, जिसमें अलग अलग कोशिकाओं की परतें अलग अलग स्थान पे पाई जाती है और इनके काम भी भ्रूण में अलग अलग और विशिष्ट होते हैं। धन्यवाद।